अस्सलामुअलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हैंडआउट नंबर 1 के हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए थे, क्या ऐसा ही है? हमारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए थे। अच्छा, ब्रीफली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हमने बात की, जिसमें रेवेन्यू रिसीट का कॉन्सेप्ट था, कैपिटल रिसीट का कॉन्सेप्ट था, इनकम की डेफिनेशन पे बात की हमने, टैक्स की डेफिनेशन को भी देखा हमने, फिर कुछ बेसिक सेक्शंस देखे। इसके बाद टैक्सेबल इनकम पर बात की, स्कोप ऑफ टैक्स पर बात की हमने। स्कोप ऑफ टैक्स पर भी हमने बात की, ठीक है। स्कोप ऑफ टैक्स के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जिसमें पर्सन भी था, टैक्स ईयर भी था, टैक्सेबल इनकम भी था। फिर हमने टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को देखा। टैक्स ईयर में हमने टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स को देखा हमने, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, हमने नॉर्मल टैक्स ईयर की बात की, स्पेशल टैक्स ईयर की बात की, लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर शायद रह गया था, ऐसा ही है? ये देखा, अच्छा हो ना, याद आ गया। अच्छा भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी देख लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर की बात की, स्पेशल टैक्स ईयर की बात की, प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर की बात की। जब नॉर्मल टैक्स ईयर की हमने बात की तो हमने कहा कि नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा टैक्स ईयर है? 1 जुलाई से 30 जून को जो खत्म हो रहा है, उसको नाम क्या दिया जाएगा? वही नाम दिया जाएगा जो कि जिस कैलेंडर ईयर में वो खत्म हो रहा है, ठीक है। 1 जुलाई से अगर स्टार्ट हो रहा है टैक्स ईयर और 30 जून 2020 को खत्म हो रहा है, तो उसको टैक्स ईयर 2020 कहेंगे हम। अच्छा, टैक्स ईयर 2020 कहेंगे, लेकिन उस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? हमने कहा उस पर फाइनेंस एक्ट 2019 का एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस एक्ट जाना जाता है उस साल के नाम से जिस साल फाइनेंस एक्ट अप्रूव होता है, ठीक है भाई। जैसे अभी फाइनेंस एक्ट जो अप्रूव हुआ है, कल अप्रूव हुआ है शायद, तो वो जो फाइनेंस एक्ट अप्रूव हुआ है वो किस साल हुआ है? 2021 में। तो वो कहलाएगा फाइनेंस एक्ट 2021, लेकिन वो एप्लीकेबल किस साल के लिए है? वो आगे आने वाले 12 महीनों के लिए है। और वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के 12 महीने हैं? वो है टैक्स ईयर 2022 के 12 महीने, जो कि 1 जुलाई से टैक्स ईयर शुरू हो रहा है और 30 जून पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा क्या स्पेशल टैक्स ईयर हो सकता है? तो जी, स्पेशल टैक्स ईयर भी हो सकता है। स्पेशल टैक्स ईयर क्लास ऑफ पर्सन के लिए एफबीआर स्पेसिफाई करता है, और अगर पर्सन खुद चाहे तो अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल और स्पेशल टू स्पेशल भी चेंज करवा सकते हैं। अच्छा भाई, उसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, सबसे पहले तो स्पेशल टैक्स ईयर को हम किस नाम से याद रखेंगे? हम स्पेशल टैक्स ईयर के नाम के लिए देखेंगे कि वो स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। सिंपल, एक ये तरीका है। दूसरा आसान तरीका मैंने ये बताया कि मिसाल के तौर पर अगर टैक्स ईयर का एंड जुलाई से दिसंबर में कहीं भी फॉल कर रहा है, तो जिस कैलेंडर ईयर के साथ फॉल कर रहा है उसका नेक्स्ट टैक्स ईयर, जैसे जुलाई 2021 में किसी का स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हो रहा है तो उसका टैक्स ईयर है 2022। किसी का अक्टूबर 2021 में टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, सॉरी, अक्टूबर 2021 में उसका स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, तो उसको नाम क्या देंगे हम? उसको हम देंगे टैक्स ईयर 2022 का नाम। लेकिन अगर किसी का टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2022 को, तो फिर टैक्स ईयर 2022 हो जाएगा, सही। यानी कि अगर जैन टू जून के अंदर कोई टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, तो जिस साल में खत्म हो रहा है उसी साल का नाम दे दिया जाएगा। और जुलाई टू दिसंबर में अगर कोई स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है तो उसका नेक्स्ट वाला जो कैलेंडर ईयर है उसके नाम से मंसूब कर दिया जाएगा। आसान बातें थी सारी। फिर हमने कहा क्या प्रोसीजर चेंज ऑफ टैक्स ईयर का कोई प्रोसीजर है? जी, प्रोसीजर था। हमने कहा था कमिश्नर को अप्लाई किया जाए, कंपेयरिंग नीड शो की जाए, अप्रूव अगर तो रीजनेबल ग्राउंड्स हुए तो कमिश्नर अप्रूव कर देगा, रिजेक्ट भी कर सकता है। इफ अ टैक्स पेयर इज अग्रीव्ड तो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा टू बोर्ड, बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, कोई अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज नहीं हो सकेगा। फिर हमने बात की चेंज इन टैक्स ईयर के बाद हमने बात की थी किसकी? पर्सन की बात की थी कुछ हमने, ठीक है। पर्सन की बात की थी, हमने देखा था भाई टाइप ऑफ पर्सन कितने होते हैं। अच्छा भाई, और उसके बाद फिर हमने
तीन मेन पर्सन जिसमें एओपी कंपनी और इंडिविजुअल हमारे पास हैं, उन तीनों पर्सन की हमने बात की, उनकी डेफिनेशन को हमने बगौर देखा और फिर उनके रेजिडेंशियल स्टेटस पर बात की। कैसे ही किया था हमने। अच्छा, और रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए भी हमने देखा कि चीजें काफी सिंपल हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है रेजिडेंशियल? आम जिंदगी में हम कहते हैं रेजिडेंट, किसी इलाके का रेजिडेंट, किसी शहर का रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर बिलोंगिंग, योर कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, इस केस में टैक्स की दुनिया में रेजिडेंशियल स्टेटस इज बेसिकली शोइंग योर कनेक्शन विथ द कंट्री। ठीक है, रिलेशनशिप। आपने इस वतन की मिट्टी से कितना नमक खाया है, आपने इस वतन की मिट्टी से कितना फायदा हासिल किया है। अगर 183 दिन से ज्यादा हासिल किया है, 183 डेज और मोर आपकी फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान में थी, डोमिसाइल से ताल्लुक नहीं है इसका, नेशनैलिटी से ताल्लुक नहीं है इसका ताल्लुक है फिजिकल प्रेजेंस से। यानी कि हमें पता है कि अगर कोई चाइनीज इंडिविजुअल पाकिस्तान में 200 दिन गुजार लेगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक है नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस से, एंड इट रिप्रेजेंट्स क्या आपने इस वतन की मिट्टी से कितना नमक खाया है, ठीक है, कितना फायदा हासिल किया है, कितने दिन आप यहाँ थे। अगर 183 डेज और मोर यहाँ थे तो अब टैक्स वाला कहता है ले आओ सारी वर्ल्ड ओवर इनकम अपनी मार्केट में लेके आ जाओ, फिर हम देखते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये लॉजिकल है? देखा जाए तो हाँ, ये लॉजिकल है, लॉजिकल है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं नवाज शरीफ के केस को। ठीक है भाई, नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ भाई? नवाज शरीफ के केस में हुआ ये कि नवाज शरीफ वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वो पाकिस्तान में ही था। ठीक है, जब वो पाकिस्तान में ही था तो साल के 365 दिन पाकिस्तान में ही था। ठीक है, अच्छा, फिर उसकी कहीं और से कैसे आ गई इनकम? और कहीं और से अगर इनकम आ गई तो डिस्क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि आप पाकिस्तानी इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। बात आई समझ में भाई? अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो और यहाँ पर बैठे हुए हो और यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है आपकी इतने दिनों तक, तो फिर बाहर से इनकम आ कैसे रही है? चलो ठीक है, वो बात तो फिर समझ आती है कि अगर किसी के 200 दिन यहाँ पर हैं, 100 दिन बाहर हैं, तो बाहर से इनकम आ सकती है, ये तो फिर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर एक बंदा पूरे 365 दिन यहाँ पर है, फिर भी उसकी बाहर से इनकम आ रही है और वो डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा। तो क्या इसका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर उसने ब्लैक मनी अर्न की और हवाले के थ्रू बाहर भेज दी और बाहर एसेट्स बना लिए? ठीक है, अब लॉ ने क्या कह दिया? लॉ ने कह दिया तू रेजिडेंट है, तू अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम डिस्क्लोज करेगा, हमें नहीं पता। फिर हम बाद में बात करेंगे कि टैक्स ट्रीटी आती है मार्केट में और तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और डबल टैक्स से बच जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। पहले आप डिस्क्लोज करो। क्या ये बात समझ आती है बेटा? पहले आप क्या करो? डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज करो, मार्केट में तो लाओ क्या है इनकम आपकी, कहां से आ रही है इनकम, बाहर एसेट्स कैसे बन रहे हैं, लंदन में फ्लैट्स कैसे बन रहे हैं। बात आती समझ में भाई? कितना आसान है। यहाँ पर अगर कोई बंदा ब्लैक मनी अर्न करता है तो हवाले के थ्रू बाहर भेजना पैसा कितना मुश्किल है? बहुत आसान है। एक्सचेंज रेट थोड़ा सा ऊपर बैठता है आपको, मामूली सा, और सारा पैसा यहाँ से काम मुंतकिल हो जाता है बाहर। ठीक है, तो भाई हमें पता तो लगे आपके बाहर एसेट्स बने कैसे, पता तो लगे आपकी सोर्स ऑफ इनकम है क्या, पता लगे आप सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई नहीं कर पाए पाकिस्तान से ब्लैक मनी जब बाहर जा रहा है, फिर पता लगेगा ना। लेकिन सर फिर अगला सवाल, बताएगा कौन कि हमारे बाहर एसेट्स हैं? बताएगा कौन कि हमारे बाहर एसेट्स हैं? एक बंदा जब इतना 2 नंबर है, जब वो ब्लैक मनी कमा रहा है और वो ये नहीं बता रहा कि मैं ब्लैक मनी कमा रहा हूँ और उस पर टैक्स नहीं दे रहा, और वो 2 नंबर के तरीके से कहाँ पहुंचा रहा है? बाहर पहुंचा रहा है पैसा अपना, तो उसको क्या लगी पड़ी है कि वो ये बताएगा कि सर मेरे बाहर भी तो एसेट्स हैं, रुके रुके देख तो लें आप। क्यों बताएगा? हमने कहा नहीं बताएगा, बट द लॉ इज इन प्लेस। दुबई वाले केसेस में क्या हुआ, जब पूरी लिस्ट एफबीआर ने वेबसाइट के ऊपर दे दी थी कि इन इन लोगों की प्रॉपर्टीज दुबई में है, सोर्स ऑफ इनकम शो करें कहां से आई, प्रॉपर्टी कहां से आई। भाई व्हेन लॉ इज इन प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉ वन कंट्री कैन आस्क फॉर द डेटा फ्रॉम द अदर कंट्री कि ठीक है भाई ये बंदे हैं और हमारे डेटा के हिसाब से इनकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, ये मिसाल के तौर पर ये रेजिडेंट है, इनकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, इन्होंने, ऐसी बात है, यहाँ के सिटीजन है तो यहाँ का लॉ उनके ऊपर लागू होता है, रेजिडेंट है यहाँ का लॉ उन पर लागू होता है।
अब ये कह रहे हैं कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनकी, कोई एसेट्स नहीं है इनकी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप डेटा दे दो क्या है कि नहीं है। तो भाई ने क्या किया, डेटा दे दिया। ये सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी है। एफबीआर ने सबको नोटिस भेज दिए, कहां से आई प्रॉपर्टी। सो इज इट मेकिंग सेंस? क्या कहते हो, क्या ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल है? हाँ लॉजिकल है। ठीक है भाई, अगर आपने फिर फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया है, आप मार्केट में तो लेकर आओ, फिर फॉरेन कंट्री में आपने टैक्स दिया तो ठीक है, टैक्स टीटी से बच जाएगी। ज्यादातर कंट्रीज के साथ हमारी टैक्स टीटी है, टैक्स टीटी से नहीं बचती है, आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में तो लेकर आओ आप, आपने फॉरेन सोर्स से कितनी इनकम कमाई है यार। सो दिस मेक्स सेंस। इफ यू आर प्रेजेंट 183 और मोर डेज हियर इन पाकिस्तान, बेटा एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, सिर्फ एक सेकंड में। जब आप इतने दिन पाकिस्तान में थे तो बाहर से इनकम आ रही है, ठीक है आ रही है, तो डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज करने में क्या हर्ज है, ठीक है। इंडिविजुअल का हमने देखा कि 183 और मोर डेज रेजिडेंट, ठीक है भाई, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इनकम। अच्छा, क्या कोई और क्राइटेरिया है, क्या कोई और क्राइटेरिया है? हमने कहा जी एक और भी क्राइटेरिया है। अगर वो 183 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो आप ये देखो कि करंट ईयर में दिन कितने हैं, 120 और मोर है। अच्छा, ये दूसरा क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया 183 और मोर, दूसरा क्राइटेरिया, दूसरे क्राइटेरिया के 2 पॉइंट्स हैं। पहले क्राइटेरिया का एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट फुलफिल हो जाए तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरे क्राइटेरिया के 2 पॉइंट्स हैं, और दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए दोनों पॉइंट्स का कंफर्म होना जरूरी है। 120 और मोर डेज इन करंट टैक्स ईयर, 365 और मोर डेज इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो हमने कहा चिड़िया पहले तीर से नहीं मरी, दूसरे तीर से मर गई। वैसे आजकल हम अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं तो तीर ही तीर चल रहे हैं उसके अंदर। हाँ देखते हो अर्तुगरुल गाजी, देखते हो? एक भी किसने देखी, एक भी एपिसोड नहीं देखी? ठीक है, तो आप लोगों का शुमार भी उनमें से हो रहा है, उन लोगों में से, उन चंद गिने चुने लोगों में से होता है। डिस्कवरी वगैरह के साथ एक आध किस्त अर्तुगरुल गाजी की देखो आप, ठीक है। अच्छा भाई, खैर, तो हमने कहा कि चिड़िया एक तीर से नहीं मर रही तो हमने दूसरे तीर से मार दी। 2 तीर है हमारे पास, पहला तीर है 183 और मोर डेज, दूसरा तीर कौन सा है 120 और मोर इन करंट टैक्स ईयर, 365 और मोर इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। दोनों में से किसी न किसी तीर से जरूर मिलेगी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, सर दोनों में से किसी तीर से नहीं मर रही तो भाई अब वो नॉन रेजिडेंट है, उसको मत मारो, उड़ने दो उसको, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बड़े फ्रीक्वेंट विजिट्स हो रहे हो, आना जाना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा हो, ठीक है। हम डेज कैसे काउंट करेंगे, हम डेज कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले तो हमने कहा कि हम उंगलियों पे दिन गिनेंगे, महीने के हिसाब से दिन गिनेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे पास्ट पेपर्स की कुछ सवालात की हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि एग्जामिनर ने जब कभी भी ऐसे सवालात दिए हैं तो उसने दिनों की गिनती में उलझाया है, ठीक है। दूसरी बात, दिन कब से काउंट करेंगे? क्या पाकिस्तान की सरहद से पैर बाहर निकल गया तो वो दिन इन है आउट है, कैसे देखेंगे? हमने कहा ऐसा नहीं है, एक रूल है। रूल कौन सा रूल है? रूल 14 है, ऐसे ही है, रूल 14 है ऑफ इनकम टैक्स रूल 2002। हमने कहा कि बात ये है सर कि पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पार्ट ऑफ द डे भी जो इंडिविजुअल पाकिस्तान में प्रेजेंट होगा वो काउंट होगा एज अ होल डे। डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ लीव, स्ट्राइक, लॉकआउट, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, जो भी चीज है, हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान, ऑन और बिफोर और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। लेकिन हमने कहा ये सारे दिन काउंट होंगे, वो दिन काउंट नहीं होगा जो सोली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट है। और इन ट्रांजिट के भी हमने 2 मतलब देखे थे, ठीक है। अब वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमने उसको डिस्कस कर लिया था। अच्छा, फिर हमने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है और पोस्टेड अब्रॉड है तो वो रेजिडेंट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टे। एओपी की बात की, फिर हमने कंपनी की बात की। हमने कहा जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट है वो तो है ही रेजिडेंट।
उसके अलावा क्या रेजिडेंट है भाई? वो कंपनी जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान। होली, होली से क्या मुराद है? या तो सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में होंगे, या पूरे बिजनेस ऑपरेशंस पाकिस्तान में होंगे, या सारी डायरेक्टर्स की मीटिंग्स पाकिस्तान में होती होंगी। अच्छा भाई, फिर हमने देखा था एओपी। एओपी कब रेजिडेंट होगी? व्हेन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली इन पाकिस्तान। पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर को क्या इनकम टैक्स ने बयान किया है कि पार्ट ऑफ द ईयर किसको कहा जाएगा? नहीं, ये डिफाइंड नहीं है। पार्टली, पार्टली सॉरी, पार्ट ऑफ द ईयर नहीं, पार्टली किसको कहा जाएगा? डिफाइंड नहीं है। क्या एओपी अगर कुछ महीने पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है, क्या वो पार्टली में आ जाएगा? आ जाएगा। कुछ दिन ऑपरेट कर रही है, पार्टली में आ जाएगा? आ जाएगा। 4 पार्टनर्स हैं, एक पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, क्या पार्टली में आ जाएगा? आ जाएगा। सही है। ये 3 ही मेन तरह के पर्सन थे, ठीक हो गई बात। फिर हमने कहा कि अच्छा, इसको सबको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? और सबको रेजिडेंट बनाकर आपने क्या अचीव कर लिया? तो हमने कहा सबको रेजिडेंट बना के हमने ये अचीव किया कि रेजिडेंट पर्सन विल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। वर्ल्ड ओवर इनकम, हमने कहा जो रेजिडेंट है वो अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पे टैक्स देगा। वर्ल्ड ओवर इनकम में पाकिस्तान सोर्स इनकम भी आ गई, वर्ल्ड ओवर इनकम में फॉरेन सोर्स इनकम भी आ गई। फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स देगा सर, तो जालिमाना रूल लग रहा है। फॉरेन सोर्स इनकम पर तो फॉरेन कंट्री वालों ने टैक्स ले लिया होगा, आप फिर से इधर टैक्स लगा रहे हैं, आप तो जालिम है। हमने कहा नहीं नहीं, जालिम हम नहीं है। ममालिक के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान टैक्स ट्रीटी होती है, और आमतौर पर ऐसा होता है, पाकिस्तान की भी टैक्स ट्रीटी है मोर देन 60-70 कंट्रीज के साथ, जिसमें होता यह है कि अगर तो दूसरी कंट्री ने टैक्स लगा दिया है तो आपकी कंट्री टैक्स उस इनकम को नहीं लगाएगी। सही है। टैक्स ट्रीटी के प्रोविजंस लोकल लॉ पे प्रिवेल करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो हमने कहा कि अ रेजिडेंट पर्सन विल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम, यानी कि फॉरेन सोर्स इनकम प्लस पाकिस्तान सोर्स इनकम, और नॉन रेजिडेंट विल ओनली बी टैक्सेबल फॉर हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम। और टैक्स ट्रीटी की एप्लीकेबिलिटी किस पर होगी? अगर रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे होगी, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स पे होगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर नॉन रेजिडेंट है तो दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, दूसरी कंट्री का क्या है? रेजिडेंट है। अब तुम ये सोचो कि हमने कहा अगर रेजिडेंट है तो पाकिस्तान सोर्स तो यही टैक्सेबल होगी, फॉरेन सोर्स टैक्स ट्रीटी के हिसाब से चलेगी, तो उस नॉन रेजिडेंट की जो पाकिस्तान सोर्स है वो उसकी कंट्री में तो फॉरेन सोर्स है, ऐसा ही ना? तो लॉजिकली भी क्या होना चाहिए? उस पर टैक्स ट्रीटी अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा भाई, उसके बाद हमने क्या देखा था? अच्छा, उसके बाद हमने देखी स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी, स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट, स्पेशल केसेस या स्पेशल एग्जेम्पशंस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट। उसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि सर क्या अगर फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल हो रही है तो क्या उससे बचने का कोई रास्ता है? अगर कोई रेजिडेंट हो रहा है तो क्या उससे बचने का कोई रास्ता है? हमने कहा जी रास्ता है। क्या रास्ता है? पहला रास्ता टैक्स ट्रीटी। पहला रास्ता क्या है? टैक्स ट्रीटी। दूसरा रास्ता क्या है? हमने कहा फिर आ जाओ स्पेशल केसेस पर। पहला केस हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में हमने कहा कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन है? इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है सोली बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सोली बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ठीक है, फॉर प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। लेकिन हमने कहा उसकी क्या होगी? उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कौन सी वाली? जो नॉट ब्रॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान लाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगी। और उसके अलावा हमने कहा कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय अ पर्सन इन पाकिस्तान। हमने कहा ये एग्जाम्पशन उस पर नहीं लगेगी जो बाहर से आया है और यहाँ आके बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, उसके ऊपर नहीं लगेगी, सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगली हमने क्या की थी बात? शॉर्ट रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। हमने कहा वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वही है ना जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा, बाहर जिंदगी गुजारी, अब वापस वतन आ रहा है, अपनी वतन की याद सता रही है उसको, वापस आ रहा है। तो जब वापस आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि क्या पहले साल से उसके हम फॉरेन सोर्स इनकम को टैक्स करना शुरू कर दें, जैसे ही वो रेजिडेंट हो हम अपनी बंदूक और तोप की गोलियां लेके उसके सर पे खड़े हो जाए। हमने कहा नहीं नहीं, ये जालिमाना बात लगती है, ऐसा नहीं होगा। तो ये सेक्शन उसके लिए आया कि भाई अगर कोई रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट किसको बोलते हैं हम? और कितने साल, पिछले कितने साल बाहर रहा हो? अच्छा, पिछले 4 सालों में जो नॉन रेजिडेंट है, पिछले जो 4 सालों में नॉन रेजिडेंट है,
अच्छा, और हमने कहा कि अगर कोई पिछले 4 सालों में रेजिडेंट है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पिछले 4 सालों में रेजिडेंट है, अब वो पाकिस्तान आ रहा है, सॉरी 4 सालों में नॉन रेजिडेंट है, अब वो पाकिस्तान आ रहा है और रेजिडेंट हो गया है। जिस पहले साल रेजिडेंट हुआ है उस साल देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो जिस पहले साल रेजिडेंट हो रहा है, हमने कहा उस पहले साल हम उसकी एफएसआई का सवाल नहीं करेंगे, और उसके अगले साल हम उसकी एफएसआई का सवाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद से करना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर हमने कहा क्या कोई और एग्जामिशन है, तो हमने कहा जी बिल्कुल है, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। हमने कहा कि सर एक बंदा है जो रेजिडेंट है, बाहर चला गया, जॉब हो गई उसकी, ठीक है भाई, या यहाँ रेजिडेंट है किसी भी वजह से और फॉरेन कंट्री के अंदर सैलरी अर्न कर रहा है, तो सैलरी वाले के लिए खुसूसी एग्जाम्पशन है कि किसी भी कंट्री में हो, चाहे टैक्स ट्रीटी हो या ना हो, टैक्स ट्रीटी हो या ना हो, अगर दूसरे कंट्री के अंदर उसकी सैलरी पर टैक्स कट गया है, एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को जमा करा दिया है, जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी होगी वहां की, उसको जमा करा दिया है, तो अब ये उसकी सैलरी इनकम को पाकिस्तान में दोबारा टैक्स नहीं किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? फिर हमने कहा कि क्या क्या फॉरेन सोर्स सैलरी की कोई और एग्जामिशन है? हमने कहा जी है। When a citizen of Pakistan leaves Pakistan during a tax year and remains abroad during that tax year, ठीक है भाई, यहां से भाग गया, और हमने कहा अगर आप भाग गए हो, रेजिडेंट हो, बाहर सैलरी अर्न कर ली है, और बाहर सैलरी अर्न कर ली है और टैक्स भी पे नहीं किया, जैसे दुबई की मैंने मिसाल ली थी, बहरेन की ले लो, कतर की ले लो, सऊदीया की ले लो, दुबई की ले लो, वहां इनकम पे टैक्स नहीं है, तो अब वहां पर अब रेजिडेंट यहाँ गए, सैलरी अर्न कर ली बाहर से, टैक्स ट्रीटी भी नहीं होगी, टैक्स ट्रीटी भी तब अप्लाई होगी ना जब डबल टैक्सेशन हो रही होगी, तो डबल टैक्सेशन तो हो ही नहीं रही। अब क्या करे? अब ये करे व्हेन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, यानी साल के इख्तिताम तक वो वापस यहाँ नहीं आया, यहाँ की सरजमीन पे कदम नहीं रखा, तो हमने कहा अब हम उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी का सवाल नहीं करेंगे। क्या सिंपल है ये बात? ये सारी बातें हमने देख ली थी, लेकिन अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर रह गया है हमारा। अच्छा, अभी देख लेते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कोई टेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, ठीक है, उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था, यानी कि 1 जुलाई 2020 से 30 जून 21 तक, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2000। अब इसने कहा कि भाई मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी कंपेलिंग नीड होगी, उसकी पेरेंट का सब्सिडरी का ईयर अलग होगा, तो उसने कमिश्नर को अप्लाई कर दिया कि मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर चेंज करके स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया जाए, और मैं अब स्पेशल टैक्स ईयर रखना चाह रहा हूं अपना 1 अक्टूबर से, कब से? 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022। अच्छा भाई, अब ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? ये हो जाएगा सर स्पेशल टैक्स ईयर 2000, नॉर्मल टैक्स ईयर 2021, नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। फिर इसने कहा भाई 1 अक्टूबर से मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है, और मेरा नया टैक्स ईयर जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 30 सितंबर 2022 पे खत्म होगा। 1 अक्टूबर से अगर टैक्स ईयर शुरू हो रहा है और आपका 30 सितंबर 2022 पे खत्म हो रहा है, तो कानून के हिसाब से ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 कहलाएगा। दो वजूहत की वजह से, क्योंकि इसका जो ईयर एंड है वो नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में फॉल कर रहा है, ऐसा है। 1 जुलाई 22 से 30 जून 23, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में फॉल कर रहा है, देख सकते हो, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरा हमने कहा कि ये देख लो कि अगर ये टैक्स ईयर है तो ये किस महीने में खत्म हो रहा है। अगर ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कोई महीना है तो जिस कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है उसका +1 कर दो तो भी 23 आता है। ये बात क्लियर हो गई हमें स्पेशल टैक्स ईयर वाली। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर गया, जब नॉर्मल टैक्स ईयर का रिटर्न बनेगा तो उसके साथ इसका हिसाब किताब सबमिट हो जाएगा एफबीआर के पास। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल कर गया, जब इसका रिटर्न स्पेशल टैक्स ईयर का बनेगा इसका हिसाब किताब एफबीआर के पास
पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा रिटर्न की फॉर्म में, इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन सर इस पीरियड का क्या, ये पीरियड तो यतीम हो गया, ये तो यतीम पीरियड हो गया। इस यतीम पीरियड का क्या, इसकी जो इनकम है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं, क्या टैक्स वाला माफ कर देगा हमें, या हमें इस पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस टैक्स वाले को सबमिट नहीं करने? हमने कहा दोनों में से कोई भी बात नहीं है, इस पीरियड के भी एक्सपेंसेस, इसकी इनकम आपको टैक्स वाले को सबमिट करना होगी माजरत के साथ। बात समझ आती है? और हमने कहा इसी को तो कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स। ठीक है, नॉर्मल से स्पेशल में कोई ईयर चेंज हो रहा हो, स्पेशल से स्पेशल चेंज हो रहा हो, ठीक है, या स्पेशल से नॉर्मल हो रहा हो, अगर कोई बीच का पीरियड यतीम रह जाएगा तो हम उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। और इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को क्या नाम देंगे? हम इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को वही नाम देंगे, और उसको नाम देने का उसूल बिल्कुल वही होगा जो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए था। हम ये देखेंगे कि जब ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, यानी कि सर ये डेट होगी 30 सितंबर 2021, और ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करेगा, देख लो जरा। ये सर नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 के बैंड में फॉल कर रहा है। तो हमने कहा जब ये एंड, इसका एंड नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 के बैंड में फॉल कर रहा है, तो हमने कहा सर इस यतीम वाले टैक्स ईयर को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022 कहेंगे। ये बात सिंपल है, कोई टेक्निकल बात है इसके अंदर? कोई टेक्निकल बात नहीं इसके अंदर। ठीक होगी बात? इसको पढ़ भी लेते हैं, आसान आसान सी बातें हैं सारी। Where the tax year of a person changes, the period between the end of last tax year prior to change, end of last tax year prior to change, ये वाला, ये डेट, and the date on which the changed tax year commences, इस डेट को नया टैक्स ईयर कमेंस हो रहा है, न्यू टैक्स ईयर। तो इस डेट और इस डेट के बीच में ये जो है बलून, तो हमने कहा इस टर्म्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन व्हिच द क्लोजिंग डेट ऑफ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर फॉल्स। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा 12 महीने से कम का पीरियड होगा, ये सही है। और ये बाकी बातें आसान है, कुछ एग्जांपल्स हैं, और अब एग्जांपल्स आपको बेहतरीन तौर पर समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा भाई, तो क्या हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं सेंड आउट की? क्या हम इसके कुछ पास पेपर के सवाल देख लें? देख लेते हैं, आ जाओ भाई, पास पेपर के क्वेश्चंस पर आ जाओ, क्वेश्चंस पर आ जाओ। Question number 1, how does an individual person is said to have met the residency test? क्या ऐसे सवाल आने के चांसेस आपके पेपर में हैं? अगर तो आप जन्नती हुए तो आएंगे, ठीक है, लेकिन सर जन्नतियों पे तो आजमाइशें आती हैं, अगर हम जन्नती हुए तो पेपर मुश्किल आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सब रीड करेंगे, और मुझे ये बताएंगे कि मिस्टर नायरो पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं या नहीं है। डेज की काउंटिंग है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे और मुझे बताएंगे। रिक्वायरमेंट 1 का आंसर आप पहले मुझे बताएंगे।
अच्छा बेटा ब्रेक नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है करने के लिए, तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया बेटा, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है करने के लिए। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आपने आंसर बताना था कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे इसके, क्या कोई बता सकता है? 1। अच्छा भाई, आप लोगों का आंसर क्या है बेटा इसका, जरा मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। क्या आंसर है बेटा? अच्छा भाई, तो देख लेते हैं कि क्या आप लोग उंगलियों पे दिन सही काउंट कर सकते हैं या नहीं। हाँ, पीटीवी का कोई एम्प्लॉय है तो इसको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड, एक होता है पोस्टेड अब्रॉड, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो बाहर पोस्टेड है, उसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करो। अच्छा देखो भाई, कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है भाई। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है, आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है बेटा। हमें बहुत आसानी के साथ देखना सिर्फ ये है रेजिडेंशियल स्टेटस में, कब गया कब आया, कब आया कब गया, कब आया कब गया, बाकी सारी कहानी फजूल है। अच्छा, Mr. William De Niro signed a contract with PTV to assist in making a film on the wildlife sanctuaries in Pakistan. Under the terms of contract, Mr. Nairo was to stay in Pakistan for a period of 1 year, 3 months and 21 days. ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दी है कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है नहीं है, फिर नोट के अंदर आप उसकी बातें लिख सको सारी की सारी। He landed in Pakistan on 29th of August 2007. ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टर विलियम डी नायरो वाला सवाल हम अटेम्प्ट कर रहे हैं दिसंबर 2002 का, ठीक है। कब आया? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत सारी सैलरी उसको पे हुई है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और बरकत दे उसकी सैलरी में। अच्छा, फिर क्या हुआ? मिस्टर नायरो was also responsible as part of his deal to provide training to PTV staff abroad and was responsible to finalize training course in Italy and France. ठीक है भाई, बाहर निकल गया, बाहर चला गया। बोर्डिंग एंड लॉजिंग फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रैवलिंग शेड्यूल इज आल्सो हिज रिस्पांसिबिलिटी। जबरदस्त। पीटीवी क्रू लेफ्ट फॉर ऑफशोर ट्रेनिंग ऑन 15 दिसंबर 2007। कब गए, यानी कि ये कब तक रहा? 15 दिसंबर 2007। एंड द ट्रेनिंग स्टार्टेड, कभी भी स्टार्ट हुई वो हमारा मैटर नहीं है। मिस्टर नायरो रिटर्न टू पाकिस्तान विथ हिज क्रू ऑन 14th of April। और कब तक रहा? और फिर सर 30 जून, यानी कि टैक्स ईयर के खत्म होने तक। अब बस करना सिर्फ ये है कि यहां से यहां तक के दिन निकालने और यहां से यहां तक के दिन निकालने, सिंपल सी बात है। पहले मुझे बताओ कि अगस्त में कितने दिन है? 29, 30, 31। अगस्त के हैं 3 दिन, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के। जबरदस्त। कितने हुए, कितने हुए बताओ? 30, 31, 30, ये 91 हो गए। 91 में 3 डालो, 94 हो गए। 94 में 15 डालो, 109 हो गए। 14 अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन?
जैन फेब मार्च अप्रैल, जैन फेब मार्च अप्रैल। अप्रैल है 30 दिन का महीना। कितने दिन का महीना है? 30 दिन का महीना। 30 में से 14 लेस करो। 30 में से 14 लेस करो, 16 प्लस 1 ऐड करो, 14th भी तो काउंट होगा। तो कितने हो गए? अप्रैल के 17 दिन, मई के 31, मई के 31, जून के 30। ये बनते हैं आपके 30, 31, 61, 61 प्लस 17, 78, यानी कि सर 187 डेज बनते हैं। तो ये क्या बन गया? ठीक है। बहुत से बच्चे इसके डेज की काउंटिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। सही है। तो भाई क्या ये रेजिडेंट है? जवाब मिला हाँ ये रेजिडेंट है, और ये रेजिडेंट ही है। ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, जरा मुझे बताओ कि इसका नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम में इसके नोट में क्या क्या लिखोगे? बताओ। अच्छा बेटा, अजान हो रही है, अजान हो रही है, तो हम अजान का और नमाज का दोनों का ब्रेक ले लेते हैं। अजान का और उसके बाद फिर नमाज का। हम 15 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला सेशन रिज्यूम करेंगे। सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है। थैंक यू।